Hello everyone, myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the geography of class 10, chapter 6, manufacturing industries. The next topic to study is textile industry. Textile industry means कपड़ों का उद्योग. The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earning. जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसका हमारी अर्थव्यवस्था में यूनिक पोजीशन है. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अधिक कंट्रीब्यूट्स करता है, काफ़ी अधिक योगदान देता है. किस फील्ड में? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फील्ड में और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के फील्ड में. यानी हमें तरह तरह के औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही साथ जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है. इट is the only industry in the country which is self-reliant and complete in value chain, from raw material to the highest value added products. ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है. यानी यार्न के बनाने से गारमेंट के फॉर्मेशन तक ये सभी एक ही इंडस्ट्रीज में होती है और मैक्सिमम वैल्यू एडिशन यहाँ पर देखने को मिलता है. टेक्सटाइल कई प्रकार के होते हैं. उनमें से पहला जो प्रकार हमें पढ़ना है वो है कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कॉटन के कपड़े. इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. एंशिएंट इंडिया में प्राचीन समय में कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो हैंड स्पिनिंग के द्वारा यानी हाथ से सूत की कताई के द्वारा किया जाता था. हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स बाद में आया जिसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जाता था. आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज. 18वीं सेंचुरी के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और वो बदलाव था अराइवल ऑफ पावर लूम्स, यानी पावर ऑपरेटेड लूम्स आ गए. Our traditional industries suffered a setback during colonial period because they could not compete with mill-made cloths from England. हमारी जो परंपरागत इंडस्ट्रीज थी इसको काफी अधिक नुकसान पहुंचा कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि इसे मशीनों के द्वारा बने हुए कपड़ों से compete करना था जो बिल्कुल असंभव सा था. हमारे यहाँ के कपड़े की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन मशीन मेड जो गुड्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, उनमें लेबर बहुत कम लगता है, इसलिए सस्ते होने की वजह से हमारा कॉटन इंडस्ट्री उसे कम्पीट नहीं कर सका और काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान इसे झेलना पड़ा. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. क्या आप जानते हैं पहला कॉटन इंडस्ट्री जो हमारे देश में लगा था, इंडिया में लगा था, वो था 1854 और कहाँ पर लगा था? तो मुंबई में लगा था. फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they give a boost to the development of cotton textile industries. Dear students, आज तक 2 विश्व युद्ध यानी 2 वर्ल्ड वार्स लड़े जा चुके हैं. ये लड़ाइयाँ यूरोप में हो रही थी और उस समय जब लड़ाइयाँ हो रही थी इंडिया में ब्रिटिश कपड़ों का आना जाना बिल्कुल रुक सा गया था, इसलिए भारत में एक बहुत बड़ा बाजार क्रिएट हो गया था. क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कपड़े नहीं लाए जा रहे थे, साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा, यूके के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा भारतीय कपड़े का डिमांड काफ़ी बढ़ गया. इसकी वजह से कॉटन इंडस्ट्री को काफ़ी लाभ हुआ
इस 2 वर्ल्ड वार के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वार कॉटन इंडस्ट्री के लिए काफी लाभदायक साबित हुए। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. शुरू के वर्षों में अगर हम देखें तो कॉटन इंडस्ट्री मुख्य रूप से कुछ खास जगहों पर ही कंसंट्रेटेड थे। इनके कंसंट्रेशन का जो मुख्य बिंदु था, जगह था, वो था महाराष्ट्र और गुजरात। Availability of raw cotton, market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc., contributed towards its localization. अगर हम उन कारणों को देखें कि क्यों महाराष्ट्र और गुजरात इन्हीं 2 जगहों पर अधिकांश इंडस्ट्री लगे हुए थे, तो उनके जो कारण है वो यहाँ दिए गए हैं। उनका सबसे बड़ा जो कारण था वो था रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना, मार्केट का नज़दीक होना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का बेहतर होना। हम जानते हैं कि उस समय पोर्ट ही ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेहतर संसाधन हुआ करते थे और महाराष्ट्र और गुजरात पोर्ट फैसिलिटीज के दृष्टिकोण से काफ़ी उन्नत क्षेत्र थे। साथ ही साथ लेबर यहाँ मौजूद था और मॉइस्ट क्लाइमेट था। तो इन कारणों से जो अधिकांश इंडस्ट्रीज लगे थे कॉटन टेक्सटाइल का, वो महाराष्ट्र और गुजरात में लगे थे। This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton bulb pluckers, workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and shaving. यह इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तरह तरह के कामों में लोग लगे होते हैं। आपको कॉटन बॉल प्लकिंग से लेकर के डाइनिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग तक बड़ी संख्या में लोग इसमें रोजगार प्राप्त करते हैं। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। यह इंडस्ट्री कई नए प्रकार की डिमांड्स भी क्रिएट करता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री का डिमांड ये करता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, डाइज का इस्तेमाल होता है जो एक प्रकार का केमिकल ही है, और फिर कपड़ों को पैकेज करने के लिए, इसकी पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल्स होते हैं, इसके भी डिमांड इस इंडस्ट्री से होते हैं। तो न केवल ये लोगों को रोजगार देता है बल्कि दूसरे इंडस्ट्रीज के ग्रो होने का भी ये मौका देता है, सपोर्ट करता है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide a scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, jari, embroidery, etc. यह इंडस्ट्री भले ही कुछ ही क्षेत्रों में लगा हुआ था, पहले सेंट्रलाइज था स्पिनिंग के लिए, लेकिन कपड़े की जो बुनाई होती है, वीविंग होती है, वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है। ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है क्योंकि ये हर प्रकार के स्किल को जगह देता है, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, जरी हो, एम्ब्रॉयडरी हो, इन सभी के लिए काफ़ी स्कोप ये प्रोवाइड करता है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी फैब्रिक as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. इंडिया में जो स्पिनिंग है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, यानी हमारे जो धागे होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन वीविंग के फील्ड में हमारी जो क्वालिटी है फैब्रिक प्रोडक्शन की वो लो क्वालिटी है। ऐसा क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत खुद गुड क्वालिटी के यार्न जो ये खुद प्रोड्यूस करता है, इसका इस्तेमाल खुद इंडिया नहीं कर पाता है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। वीविंग की जो प्रक्रिया है वो हैंडलूम के द्वारा, पावरलूम के द्वारा और मिलों में किया जाता है। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में हाथ से खादी के कपड़े की बुनाई होती है जो लोगों को रोजगार देता है। रोजगार के दृष्टिकोण से यह इंडस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। Why did महात्मा गांधी lay emphasis on spinning yarn and weaving खादी? यहाँ पर एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने आखिर यार्न स्पिनिंग पर और खादी वीविंग पर जोर क्यों दिया? तो जैसा कि हम हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि खादी के कपड़े की प्रोडक्शन
करने से यहाँ के लोगों को खुद का रोजगार मिलता, भारत के लोगों को इससे सहयोग मिलता, मशीन से बने हुए कपड़े जो इंग्लैंड से यहाँ आते थे उन्हें नहीं खरीदना पड़ता। तो इससे दो फायदे होते, एक तो इनकी अपनी पूंजी भी बच जाती, रोजगार भी मिल जाता, और साथ ही साथ अंग्रेजों के व्यापार भी बंद हो जाते और उन्हें हमारे देश से निकालना आसान हो जाता। तो इसलिए महात्मा गांधी ने यार्न और खादी की वीविंग के लिए लोगों को प्रमोट किया था। Why is it important for our country to keep the mill sector looms lower than power looms and handlooms? यहाँ कहा जा रहा है कि ये क्यों जरूरी है कि हमारे देश में मिल सेक्टर्स जो लूमेज हैं उनको पावर लूम या हैंडलूम से कम रखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो पावर लूम्स हैं वो काफ़ी लाभदायक होते हैं, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कम से कम समय में करते हैं, उन्हें खर्च और समय भी कम लगता है, इसलिए पावर लूम्स और हैंडलूम्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। हमारे देश के जो यार्न हैं उसे कौन कौन खरीदता है, किस देशों में हम बेचते हैं? तो वो है, सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वो है जापान। इंडिया जापान को यार्न एक्सपोर्ट करता है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो हमारे कॉटन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं वो है यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इन कॉटन यार्न। कॉटन के धागे के ट्रेड में हमारे देश का पूरे वर्ल्ड के व्यवसाय में एक बड़ा शेयर है। Our spinning mills are competitive at global level and capable of using all the fibers we produce. हमारे जो स्पिनिंग मिल्स हैं ये काफ़ी कम्पिटिटिव हैं ग्लोबल लेवल पर, और ये अपने देश के जितने फाइबर प्रोड्यूस होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। The weaving, knitting and processing units cannot use much of high quality yarn that is produced in the country. लेकिन जो हमारे यहाँ वीविंग इंडस्ट्री हैं, नीटिंग इंडस्ट्री हैं और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये हाई क्वालिटी यार्न को यूज नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। There are some large and modern factories in these segments. इस सेगमेंट में कुछ बड़े बड़े और आधुनिक फैक्ट्रीज भी हैं, बट most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में ये बटा हुआ है और लोकल मार्केट्स के डिमांड को ही फुलफिल करता है। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक्स फॉर द इंडस्ट्री, और यही मिसमैच इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। As a result, many of our spinners export cotton yarn, while apparel or garment manufacturers have to import fabric. यही कारण है कि हमारे बहुत सारे स्पिनर्स को जो धागे बनाते हैं उनको यार्न एक्सपोर्ट करना पड़ता है, वहीं जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वे कपड़ों के लिए फैब्रिक दूसरे देशों से परचेज करते हैं, खरीदते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे वैल्यू एडिशन होता है कपड़ों के प्रोडक्शन में। तो सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट 85 रुपीज पर केजी। माना कि यार्न 85 रुपीज पर केजी बिकता है। इफ इट इज सोल्ड एज ट्राउजर इट फेचेज 800 रुपीज पर केजी। लेकिन जब हम इसी फाइबर को कपड़े के रूप में ट्राउजर हम तैयार करके बेचते हैं तो हमें पर केजी 800 रुपीज प्राप्त होता है, यानी लगभग 10 गुने इसके वैल्यू बढ़ जाते हैं। सो वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। इट मीन्स कि वैल्यू हर स्टेप पर ऐड होता है, फाइबर से लेकर के गारमेंट के फॉर्मेशन तक।
Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt. यद्यपि हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण इंक्रीज किया है गुड क्वालिटी के कॉटन प्रोडक्शन में, लेकिन आज भी हमें इसके इंपोर्ट की आवश्यकता महसूस होती है। आज भी इसे इंपोर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस कॉटन इंडस्ट्री की। दूसरी समस्या देखें तो पावर सप्लाई इज एरेटिक, यानी यहाँ पर बिजली की जो सप्लाई है वो भी काफी चिड़चिड़ा कर देने वाला है, उबाऊ है। एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, यहाँ के जो मशीन है वो ट्रेडिशनल है, पुराने हैं, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, न्यू टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। और ये स्पिनिंग के फील्ड की बात नहीं की जा रही है, इट इज इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, यानी जहाँ कपड़े की बुनाई होती है, प्रोसेसिंग होती है, वहां पर खास करके इस इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की जरूरत है। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारे यहाँ के जो लेबर हैं वो अनस्किल्ड हैं, इनकी आउटपुट लो होती है, यह भी एक समस्या है। और एक और सबसे बड़ी समस्या है वो है स्टिफ कंपटीशन with the synthetic fiber industries. So our cotton industries face a big competition. और ये कंपटीशन किससे फेस करना होता है? तो सिंथेटिक फाइबर से, जो पेट्रोलियम से बनाया जाता है उससे, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसलिए उसने बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रखी है कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पर भारत का मैप दिखाया गया है जिसमें अलग अलग प्रकार के कपड़ों के प्रोडक्शन के एरियाज को दिखाए गए हैं। The first one is the black dot which shows cotton textile production, यानी जहाँ जहाँ ये ब्लैक डॉट्स आपको दिखाए गए हैं ये सभी वो एरिया हैं जहाँ पर कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन होता है। रेड साइन इज दैट ऑफ वूलन टेक्सटाइल, यहाँ जो रेड जितने डॉट्स आप देख रहे हैं ये सभी वूलन टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाले क्षेत्र हैं। एंड लास्ट इज ब्लैक टेक्सटाइल, एक जो पैटर्न दिया हुआ है ब्लैक पैटर्न, ये सिल्क टेक्सटाइल को दर्शाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे, खास करके जो सॉदर्न पार्ट है उसमें आपको दिखाया गया है सिल्क टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के एरियाज को। अधिकांश कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं वो भारत के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, यानी महाराष्ट्र और इसके आसपास के इलाके में है। वहीं दूसरा कलकत्ता के आसपास यहाँ वेस्ट बंगाल में दिखाए गए हैं। इधर देखें तो अधिकांश नॉर्दर्न पार्ट में आपको रेड ब्लॉक्स दिखाए गए हैं और ये रेड ब्लॉक्स हैं ये वूलन टेक्सटाइल को दर्शाते हैं।